गैसों के भंडार के बारे में देखा था कि गैसों के भंडार जो हैं वो कि 50 से 52 सालों में समाप्त हो जाएंगे। फिर बात आती है कोयले की। कोयला भी हमारा एक जीवाश्म ईंधन है, ठीक है। और कोयला जो है जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसका मल्टी डायमेंशनल फील्ड है। जैसे पावर जनरेशन से लेकर के घरेलू उद्योगों से करके किसी भी इंडस्ट्री लेवल से लेकर के और घरों में भी कोयले का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और कोयले का बहुत बड़ा जो एक परसेंटेज है वो ऊर्जा के उपयोग के लिए, ऊर्जा के उत्पादन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अगर लगातार इसी प्रकार से दोहन होता रहा और हम कोयले का लगातार इस्तेमाल करते रहे, ठीक है, तो 100 से 150 वर्षों के बीच में रिजर्व हमारे पास कोयले के हैं। इसके बाद हमको फिर मूव करना पड़ेगा किसी अदर सोर्स की तरफ, ठीक है। तो कोयले के बारे में ये है। कोयले के बारे में एक चीज़ बताऊँ कि जो हमारे पास 3 प्रकार के कोयले होते हैं: एंथ्रासाइट, बिटुमिनस एंड लिग्नाइट। भारत में जो क्वालिटी पहले की पाई जाती है वो बिटुमिनस पाई जाती है, ठीक है। कोयले की क्वालिटी से मतलब ये होता है कोयले में कार्बन की मात्रा, कार्बन का प्रतिशत। जिसमें ज़्यादा कार्बन की मात्रा होगी जिस प्रकार के कोयले, वो कोयला अच्छा कोयला माना जाएगा, ठीक है। और जिसमें कम होगा वो कोयला अच्छा कोयला माना जाएगा। तो भारत में जो कोयला है वो सेकेंड ऑर्डर का कोयला है, ना तो बहुत अच्छा है ना ही बहुत बुरा है। हम कह सकते हैं कि ये एंथ्रासाइट की बात है, बिटुमिनस प्रकार का कोयला जो है ये ठीक कोयला है, इसको हम इस्तेमाल करते हैं। भारत में जो 98% कोयला हमारा है वो लगभग वही हमारे जो राज्य हैं झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ठीक है, और पश्चिम बंगाल, ठीक है, इन इलाकों में पाया जाता है। इसके साथ साथ जब विश्व में हमने बातें की, अब हम भारत देखते हैं कि इंडियन एनर्जी सिनेरियो में भारत में ऊर्जा स्थिति क्या है, ठीक है। भारत में ऊर्जा की स्थिति को अगर हमें देखना हो, भारत में जो कि ऊर्जा के बहुत सारे स्रोत हैं। कोयला है, तेल है, गैस है, हाइड्रो पावर है, पवन ऊर्जा है, ठीक है ना, एलपीजी, एलएनजी, ठीक है ना। एक एक करके देखते हैं। जो भारत में कोयले के स्रोत की बात करते हैं, ठीक है, तो वही जो मैंने बताया कि पूरी दुनिया का अगर भंडार की बात करें, लगभग 7 से 8% कोयला पूरी दुनिया का वो भारत में मिलता है, ठीक है। और भारत में जो दुनिया, अगर भारत अपने कोयले का इस्तेमाल करे तो ये भी लगभग 100 से 120 वर्षों में हमारा कोयला हमारे पास सुरक्षित है। मतलब आने वाले 100 से 120 वर्षों तक हम पर्याप्त मात्रा में कोयले इस्तेमाल कर सकते हैं। भारत के राज्यों की बात करें तो मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी ये केंद्रित है, ठीक है। खासकर छोटा नागपुर का जो प्लेट्यू जो पठार है वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। ऑयल सेक्टर की बात करें, तेल की बात करें, तो तेल में बात करें तो हमारे पास जैसे पूरे विश्व का बहुत कम, मात्र 0.5%, 0.5% हमारे पास भंडार है, ठीक है। और तेल में चूँकि भारत समृद्ध नहीं है और हमें तेल के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए दूसरे देशों पे आश्रित रहना पड़ता है, तो हमारे बजट का, हमारे संसाधन का, पैसे का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो तेल की विक्रय में व्यय हो जाता है, ठीक है। अगर इंडिया की बात करें तो बॉम्बे हाई जो मुंबई के समुद्री तट पे स्थित है, ठीक है, असम के डिगबोई में आसपास जो खंबात की खाड़ी है, और जो कृष्णा गोदावरी का जो बेसिन एरिया जहाँ नदियाँ बहती हैं दक्षिण भारत की तरफ, वहाँ पे कुछ मात्रा में तेल हमको प्राप्त होता है, ठीक है। भारत में जो कंपनी काम करती है ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, यह इस क्षेत्र में एक अग्रणी कंपनी है जो भारत सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, ठीक है। भारत जो है वो डिपेंड करता है दुनिया में, और ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तेल खपत करने वाला देश है। पहले चौथा था, आज की डेट में सेकंड स्थान पे आ चुका है, ठीक है। और यह जो खाड़ी देश हमारे, जो गल्फ़ कंट्रीज़ हमारे हैं, ठीक है, उनसे हम अपनी तेल की ज़रूरतों को हम पूरा करते हैं, ठीक है। अगर हम पूरे पेट्रोलियम की बात करें जो हमारे पास तेल है, तो सबसे ज़्यादा हम यूज करते हैं परिवहन के क्षेत्र में, ट्रांसपोर्टेशन, जैसे बसेस, ठीक है, गाड़ियाँ हैं, मोटरसाइकिल है, बाइक है, कार है, और जो भी चीज़ें हैं। लगभग 42% हमारा जो तेल इस्तेमाल होता है वो परिवहन के क्षेत्र में होता है।
लगभग 24% जो होता है वो घरेलू क्षेत्र में होता है, डोमेस्टिक पर्पज में होता है। ठीक है, इतना काफ़ी रहेगा। फिर नेचुरल गैस की बात करें, प्राकृतिक गैस, देखो जहाँ पे भी अधिकता होगी या जहाँ पे भी कच्चे तेल की क्या कहते हैं, माइनिंग एरिया जो होगा जहाँ से वो प्राप्त होता है, ठीक है, खदान होगी, वहाँ पे प्राकृतिक गैस भी आपको इजीली अवेलेबल होगा। ठीक है? प्राकृतिक गैस आपको वहीं पे आसपास एरिया में आपको लगेगी। ठीक है, प्राकृतिक गैस हमारे ऊर्जा के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट संसाधन के रूप में है। ठीक है, अगर हम बात करें तो 21st सेंचुरी, जो आज की सेंचुरी चल रही है, आज की सदी चल रही है, ये इस सदी का ईंधन है। ठीक है, अगर हम प्रकृति से प्राप्त होने वाले गैस को -160 161 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करें, ठीक है, ठंडा करके इसको लिक्विड फॉर्म में बदल दें, तो इसको कहा जाता है LNG, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। आपने सुना होगा LNG, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, तरलीकृत प्राकृतिक गैस, हिंदी में कहते हैं। तरलीकृत मतलब तरल अवस्था में। तो गैस को हमने ठंडा किया, इतना ठंडा किया, कंडेंस किया कि वो लिक्विड फॉर्म में हो गई। ठीक है, और लिक्विड फॉर्म में हो जाने से हमने क्या किया, इसको ईजिली जो है स्टोर कर लिया, क्योंकि हमारे लिए इसका स्टोर करना भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भंडारण करना, इसको संरक्षित करना, और साथ ही साथ इसका ट्रांसपोर्ट करना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो जब हम इसको लिक्विफाइड कर देते हैं तो बेसिकली क्या होता है कि गैस का आयतन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, गैस का आयतन बहुत ज़्यादा होता है, तो इसके आयतन को हम कम कर देते हैं, लगभग 600 गुना हमने इसका आयतन कम कर दिया, जिसके आसानी से इसका हम भंडारण भी कर सकते हैं और इसको ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, और एक स्थान दूसरे स्थान पर लाना सुगम होता है, क्योंकि इसका व्यापार जो है पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में होता है। ठीक है, मान मान लो गल्फ़ कंट्री के पास एक देश है यूएई, और वहाँ से हमको यूएसए भेजना है, या चाइना भेजना है, या रशिया भेजना है, ठीक है, या ऑस्ट्रेलिया भेजना है, तो इतनी दूरी की जो यात्रा होती है उसमें हमको एक इस प्रकार का मीडियम चाहिए कि ऊर्जा संरक्षित भी हो, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में उसको हम ट्रांसपोर्ट भी कर सकें, और सुरक्षित भी हो, और साथ ही साथ हमारा कॉस्ट जो है वो बहुत कम आए। ठीक है, तो इसीलिए ये सब चीज़ें हम करते हैं। ठीक है, उसके बाद एक हमारी गैस होती है, वो होती है CNG, आपने सुना होगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, इसको कहते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस कर दिया गया। ठीक है, इसको CNG कहते हैं, आपने सुना भी होगा। देखो होता क्या है ना कि इसको कंप्रेस करते हैं, इस पर दबाव डालते हैं, और इतना दबाव डालते हैं, ठीक है, कि इसका आयतन जो है वायुमंडल में प्राकृतिक गैस का जो आयतन है 1% से भी कम हो जाए, मतलब इसके आयतन को बहुत ज़्यादा कम कम कर देते हैं। ठीक है, और प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या होता है, प्राकृतिक में मुख्यतः होता है मीथेन। ठीक है, मीथेन होता है। ठीक है, इसको हम बहुत ज़्यादा प्रेशर बना करके एक कठोर या स्टील का या लोहे का जो हमारा कंटेनर होता है, आपने देखा होगा जो हमारे घरों में जो गैस सिलेंडर होता है वो कितने मजबूत जो शीट होती है आयरन की, ठीक है ना, स्टील की शीट होती है, उस कंटेनर में रखो, क्योंकि इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर इसको किसी ऐसी चीज़ में रखा गया जो सुरक्षित नहीं है तो इसका प्रेशर से बहुत बड़ी तबाही हो सकती है, बिजली ब्लास्ट कभी कर सकता है, तो बहुत नुकसान करेगा। इस प्रकार से संपीड़ित करते हैं, जिससे छोट इस गैस को बहुत कम आयतन में, मतलब 1% से भी कम आयतन में इसको एक कंप्रेस करके हम ज़्यादा से ज़्यादा गैस को फिल कर सकते हैं, भर सकते हैं। आपको पता है कि नॉर्मली आजकल गाड़ियों में पेट्रोल की जगह डीजल की जगह CNG का भी इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है ना, और कुछ गाड़ियाँ जो दोनों पे काम करती हैं, जिसको हम बाई फ्यूल इंजन कहते हैं। बाई फ्यूल मतलब कि द्वि फ्यूल इंजन या द्वि ईंधन वाहन, तो डीजल पेट्रोल पे भी चलते हैं या फिर CNG पे भी चलते हैं। तो आज की सदी में जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो गैस का जो स्थिति ये आ चुकी है कि इंडस्ट्री से लेके, घरेलू से लेके, ट्रांसपोर्टेशन से लेके, मतलब हर जगह हम एज ए अल्टरनेट गैस को लेके चलते हैं। ठीक है,
भारत की बात की जाए तो भारत में कुछ खास जगह पे गैस तो नहीं मिलता है, बट जो समुद्र पे तटीय इलाका है, जैसे गुजरात का है, कुछ कुछ असम का इलाका है, कुछ नागालैंड में छोटे छोटे अमाउंट में, खासकर गुजरात में जो है अधिकतम हमको प्राप्त होता है। ठीक है, एक खंबात की खाड़ी वाला एरिया है, ठीक है, जहाँ से नेचुरल गैस, जहाँ पे प्राकृतिक तेल मिल रहा था। ठीक है, तो अगर भंडारण की बात करें तो पूरी दुनिया का सिर्फ 10.6% जो गैस है वो भारत में भंडारित है, पूरी दुनिया। ठीक है, अगर हम अगले ऊर्जा की बात करें तो वो है विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई। ठीक है, अब देखो विद्युत ऊर्जा जो है उत्पादन करने का हमारे पास अगर हम बात करें तो भारत में थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट, जियोथर्मल पावर प्लांट है ना, विंड पावर प्लांट, ये सब पावर प्लांट्स हैं। ठीक है, लेकिन भारत में जो पूरे पावर प्लांट हैं इनकी जो पूरी क्षमता है, जिसे हम कहते हैं कि इसकी कैपेसिटी, ठीक है, ये हमारी मांग के अनुरूप नहीं है, मतलब हमारी मांग से कम है। हमारी मांग अगर 100 मेगावाट की है तो हमारी क्षमता ही केवल 80 मेगावाट की है। ठीक है, तो ये जो कमी है हमारी, ठीक है, इसको पूरा करने के लिए ऊर्जा के हमें विभिन्न प्रकार के स्रोतों पे आश्रित रहना पड़ता है, जैसे सोलर हुआ, विंड हुआ, ठीक है, और भी चीज़ें हैं। ठीक है, तो आप इसको जब लिखना होगा तो आप पहले बताना कि भारत में इस प्रकार से ये पावर प्लांट्स है। ठीक है, इसके बाद एक बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 70 से 75% जो हमारा पावर प्लांट है वो स्टीम पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट, उससे हमको बिजली प्राप्त होती है। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी से हमको बिजली प्राप्त होती है ह्यूज अमाउंट में। ठीक है, हाइड्रो से हम प्राप्त करते हैं जगह जगह डैम रिजर्वायर बना करके। ठीक है, सोलर की तरफ आज हम मूव कर रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, कि भविष्य में हम सोलर को एक बहुत बड़े आयाम के रूप में देखते हैं कि जो ऊर्जा की कमी को पूरा करेगा, ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करेगा। तो परमाणु ऊर्जा सप्लाई भी वही चीज़ है कि यूरेनियम 235 हमारे पास होता है, जो एक न्यूक्लियर एलिमेंट हमारे पास है। ठीक है, और ये यूरेनियम जो होते हैं, चूँकि यूरेनियम की जो उत्पादन है भारत में नहीं होता है, और यूरेनियम एक ऐसा ईंधन है कि 1 किलोग्राम यूरेनियम से हम लगभग 3000 टन कोयले के बराबर ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। आप समझ रहे हो, 1 किलोग्राम यूरेनियम जो इतना ऊर्जा देगा जितना आपको 3000 टन कोयला प्राप्त करने को मिलेगा। लेकिन दिक्कत ये है कि भारत में उत्पादन होता नहीं है, तो हमें इसके लिए भी आश्रित रहना पड़ता है अलग देशों पर, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, कजाकिस्तान एक देश है सेंट्रल एशिया का। ठीक है, तो वहाँ से हमें ये प्राप्त होता है, वहाँ पे इसकी माइनिंग होती है। भारत में यूरेनियम जो है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है, जो पाया भी जाता है, और भारत में जो पाया जाता है मुख्यतः थोरियम पाया जाता है। ठीक है, भारत में लगभग 6 स्थानों पे 17 परमाणु ऊर्जा संयंत्र इकाइयाँ हैं और 5 रिएक्टर हैं जहाँ बिजली परियोजना चल रही है। ठीक है, ये डाटा पुराना है। तो आने वाले टाइम में न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ इसे शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, और इसके साथ ही साथ परमाणु ऊर्जा की सबसे बड़ी बात कि उसकी क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। एक प्लांट आपको 5000 मेगावाट से लेकर 10,000 मेगावाट तक की बिजली, विद्युत सप्लाई कर सकता है। ये इस प्रकार से होता है। फिर आपको पता है कि हाइड्रो पावर प्लांट्स क्या होते हैं। हाइड्रो पावर प्लांट्स के मतलब कि पन बिजली। ठीक है, पन बिजली भी वहीं पे आपको मिलेगा जहाँ पे आपको ह्यूज अमाउंट में वाटर सप्लाई हो। ठीक है, खासकर वहाँ जहाँ पे हिली एरिया हो, पहाड़ी एरिया हो, जहाँ पे डैम हो। ठीक है, तो पनबिजली के द्वारा भी हम विद्युत का उत्पादन करते हैं, और खासकर भारत में चूँकि जो हमारे ब्रह्मपुत्र से लेकर के गंगा के जो यमुनोत्री से लेकर के और जो सिंधु के जो कश्मीर का जो इलाका है, उत्तराखंड से लेकर पंजाब का सूरज का इलाका, यहाँ पे बहुत सारे आपको डैम मिलेंगे। अगर दक्षिण भारत में भी आपको डैम मिलेंगे, उत्तर भारत में भी आपको डैम मिलेंगे, बांध मिलेंगे। दक्षिण भारत उत्तर भारत में नदियों में खास विशेषता क्या होती है कि जो उत्तर भारत की नदियाँ हैं,
जो हिमालय की नदियाँ हैं, उसमें वर्ष भर आपको जल मिलता है, कुछ कम कुछ ज़्यादा। जो साउथ में हमारी नदियाँ हैं जहाँ पे डैम बने हैं, वहाँ पे जल का स्तर बरसात को लेकर नहीं रहता है। बरसात ज़्यादा होती है, पानी ज़्यादा होता है, बरसात कम होती है, पानी नहीं रहता है, तो सूखा पड़ जाता है। इस चीज़ से निपटने के लिए कई सारे प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है, जिससे हम पनबिजली के लिए पानी की समुचित व्यवस्था कर सकें। जिसको कहते हैं वाटर लिंकिंग, ठीक है, रिवर लिंकिंग, नदियों को जोड़ना। तो एक नदी को दूसरी नदी से जोड़ दिया गया। हुआ क्या, जिस नदी का पानी कम है उसको पानी मिल जाएगा, जहाँ ज़्यादा है वो पानी हमारा इस्तेमाल हो जाएगा। इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया में इस समय बहुत बड़े पैमाने पर चल रहे हैं, खासकर उन इलाकों में जहाँ पे कृषि के लिए भूमि तो है लेकिन पानी नहीं है। होगा इससे क्या कि जब हम ये चीज़ें कर लेंगे तो बिजली की हमारी समस्या है उसको भी हम लोकल लेवल पे और बिजली समिति द्वारा उत्पादन करेंगे, और साथ ही साथ सिंचाई की समुचित व्यवस्था हमारे साथ हो जाती है। किसानों को उनको नहर द्वारा पानी उपलब्ध कराया जा सकता है। ये दोनों तरह से हमारे लिए एक ऊर्जा का सिलेंडर बन के आता है, ठीक है। हाइड्रो पावर प्लांट की थोड़ी सी एक डिसएडवांटेज टाइप की आप समझ सकते हो, वो ये है कि एक तो उसकी क्षमता बहुत ज़्यादा नहीं है, जो 50 मेगावाट 100 मेगावाट लगभग यही सब क्षमता ज़्यादा नहीं है, कैपेसिटी ज़्यादा नहीं है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। मतलब इसको जब हम इंस्टॉल करते हैं तो इसको हम बनाते हैं, जो कैपिटल कॉस्ट आता है, जो पूंजी होती है वो बहुत ज़्यादा लगती है। एक डैम बनाना है, रिजर्वायर बनाना और उसके साथ ये चीज़ें सब असेंबल करना, ये लंबा समय भी लेता है और एक अच्छे खासे अमाउंट में पैसे की आवश्यकता है। तो ये रहा एनर्जी सिनेरियो इन वर्ल्ड इन इंडिया। अगले लेक्चर में हम यूपी में और